नाज़रीन, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे कि सिमको के जिन गुलामों को अरतुगरुल ने आज़ाद करवाया था वो भाग रहे होते हैं। वो सब लोग एक जगह रुक जाते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। अरतुगरुल उन्हें कहता है कि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और भागने लगते हैं वहाँ से। दूसरी जगह डाकू मुहालिस अपने साथियों के साथ बैठा हुआ होता है और काफिलों से लूटा हुआ सोना देख रहा होता है। इतने में उसका एक बंदा भागता हुआ आता है और आकर मुहालिस से कहता है कि मैंने अभी अभी अरतुगरुल को देखा है। मुहालिस कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अरतुगरुल मर चुका है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मुझे यकीन है कि वो अरतुगरुल ही है। दूसरी तरफ सिमको अपने आदमियों के साथ अरतुगरुल और बाकी गुलामों को तलाश कर रहा होता है। मुहालिस उसे देख लेता है और कहता है कि मतलब ये तो गुलामों के ताजर सिमको का काम है। तुम जाओ और ये खबर आरिस को दो, कहो कि हमने अरतुगरुल को देख लिया है, उसे अगवा किया गया था सिमको की तरफ से। दूसरी तरफ हलीमा अरतुगरुल के घोड़े से बातें कर कर कह रही होती है कि मुझे पहले अरतुगरुल की मौत का यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन तुमने वापस आकर मेरे इस यकीन को मजीद पुख्ता कर दिया है। दूसरी तरफ बहादुर सादतीन कोपेक से मिलने उसके पास आ जाता है। उसके बाद बहादुर सादतीन के पास बैठ जाता है। सादतीन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने सुना है कि तुमने दुश्मनों की लाशें बिछा दी हैं। उसके बाद बहादुर कहता है कि आज तक कोई दुश्मन मुझसे भाग नहीं सका। उसके बाद सादतीन कहता है कि आला। सादतीन बहादुर से पूछता है कि क्या तुमने कबीले की सरदार बनने के लिए असलमान से बात की। उसके बाद बहादुर कहता है कि हाँ मैंने बात की, मैंने जिरगा बुलाने की बात की, लेकिन ये बात उसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उस पर सादतीन कहता है कि हमें तुम जल्दी करो जो भी कर रहे हो, उसके बाद हमें और भी बहुत से काम मिलकर करने होंगे। सादतीन की ये बात सुनकर बहादुर कहता है कि और कौन से काम हैं जो हमें मिलकर करने होंगे। उसके बाद सादतीन कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें तुर्गत और असलहान की शादी रुकवानी होगी। ये सुनकर बहादुर कहता है कि मैं समझ गया हूँ। सादतीन बहादुर से कहता है कि काई वाले हनली बाजार को भेज रहे हैं, वो तुम खरीदोगे। उसके बाद बहादुर कहता है कि मेरे पास इतना सोना नहीं है। उसके बाद कोपेक कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये सब मेरा काम है। उसके बाद सादतीन अपने सिपाही को इशारा करता है, वो लोग सोने से भरी तिजोरी लेकर आते हैं और बहादुर के सामने रख देते हैं। ये देखकर बहादुर खुश हो जाता है। उसके बाद सादतीन कहता है कि लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। ये सुनकर बहादुर कहता है कि हुक्म करे अमीर हजरत। उसके बाद सादतीन उसे कहता है कि अब तुम मुस्तकिल तौर पर यहीं पर रहोगे, जावदार वालों का सरदार बन जाओगे और उन्हें मुत्तहद करोगे, और उसके बाद सरदार आला बनने के लिए हर चीज़ करोगे, लेकिन मुझसे पूछे बगैर एक कदम भी नहीं उठाओगे। उसके बाद बहादुर कहता है कि मैं समझ गया हूँ अमीर हजरत। दूसरी तरफ कारा जैसार में आरिस के दो सिपाही जा रहे होते हैं। वो दरवाजे पर एक पैगाम देखते हैं जो कि आरिस के नाम होता है। वो फौरन उसे निकालते हैं और आरिस की तरफ भागने लगते हैं। आरिस अंदर कायों को और तमाम तुर्कों को तबाह करने के लिए मंसूबे बना रहा होता है। इतने में वो सिपाही भाग कर आते हैं और उसे आकर ये पैगाम देते हैं। इस पे लिखा हुआ होता है कि अरतुगरुल जिंदा है और हमारे पास है। हमने अभी तक उसे तुम्हारी शिनाख्त नहीं बताई। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अरतुगरुल को सुल्तान को पता चल जाएगा कि ये जाल किसने बिछाया था। आरिस इस मकतूब को बहुत ही गौर से पढ़ता है और उसके बाद वो शदीद गुस्से में आ जाता है और अपने खास आदमी लूकस को पकड़ता है। लूकस को पकड़कर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, तुम लोगों ने तो कहा था कि अरतुगरुल मर चुका है। उसके बाद लूकस कहता है कि जनाब आप खुद उसके जनाजे में शामिल हुए थे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उसके बाद शदीद गुस्से में आकर आरिस उन सबको कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं और आरिस गुस्से में आकर चीखने लगता है। उसके बाद अरतुगरुल के साथ वो तमाम गुलाम एक नहर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आकर पानी पीते हैं। अरतुगरुल कहता है कि जल्दी करो। वो सब लोग कहते हैं कि अब थक गए हैं, आराम करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद अरतुगरुल कहता है कि ये आराम का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मुहालिस और सिमको दोनों ही अपने आदमियों के साथ अरतुगरुल की तलाश में इधर उधर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हनली बाजार में एक आदमी आता है और आकर हकीम आर्तुक से मिलता है, खुफिया अल्फाज में अपनी तारीफ करवाता है। उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और वो आदमी हकीम आर्तुक को एक मकतूब देता है और कहता है कि ये इल साहब ने आपकी तरफ भेजा है, अल्लाह पाक आपकी मदद करे। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और हकीम आर्तुक वो मकतूब पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि हमने अरतुगरुल की मौत के बारे में सुना है।
आप काई कबीले का ख्याल रखे, उन्हें अपने मकसद से हटने हरगिज मत दीजिएगा। मैं बहुत जल्द वहाँ पे आ रहा हूँ। उसके बाद हकीम आर्तुक कहता है कि जरूर कोई अहम मामला होगा जो इल साहब खुद यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करे। दूसरी तरफ होनली बाजार में सादतीन कोपेक दुनदार से कहता है कि तुमने ये बात की है। उसके बाद दुनदार कहता है कि हाँ, मैंने भाभी और वालिदों से ये बात कर ली है। दुनदार कहता है कि लेकिन वो लोग आरिस को ये बाजार नहीं बेचना चाहते और मैंने जिरगा बुला लिया है, असल फैसला वहाँ पर होगा। उसके बाद कोपेक कहता है कि जरूरी नहीं कि आरिस को बेचे, और भी बहुत से आदमी हैं मेरे पास। उसके बाद दुनदार कहता है कि इस बाजार को बेचने के बाद हम करेंगे क्या। उसके बाद कोपेक कहता है कि जरूरी नहीं कि आप लोग इसी इलाके में रहें, जो सोना मिले उसे अपने कबीले को खुशहाल करें और उसके बाद वापस अपने भाइयों की तरफ हिजरत करके रवाना हो जाएं। उसके बाद सादतीन कहता है कि एक और आदमी है मेरी नज़र में, अगर आप लोग चाहें तो हम उससे बाजार भेज सकते हैं। दुनदार कहता है कि कौन है वो। उसके बाद सादतीन कहता है कि जौनदार साहब का भाई बहादुर साहब, वह भी अभी जंग से लौटा है और बहुत सा माल गनीमत है उसके पास। वो ये बाजार खरीद सकता है, अगर आप कहें तो मैं उससे बात कर लूँ। कोपेक की ये सारी बातें सुनने के बाद दुनदार कहता है कि आप सही कह रहे हैं अमीर हजरत, लेकिन मुझे पहले जिरगे के लोगों को मनाना होगा। दूसरी तरफ लूकस आकर आरिस से कहता है कि अभी अभी डाकू मुहालिस ने एक पैगाम भेजा है कि अरतरुल जिंदा है और उसे गुलामों के ताजिर सिमको ने जिंदा रखा हुआ था। ये सुनकर आरिस बहुत गुस्से में आ जाता है और लूकस से कहने लगता है कि मुझे हर हाल में अरतरुल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उसके बाद लूकस वहां से रवाना हो जाता है। ये सुनकर आरिस वहाँ कहता है कि मतलब उसे सिमको ने जिंदा रखा हुआ था, मनहूस मारिया। उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दुनदार काई कबीले में जिरगा बुलाकर सबसे मुखातिब होकर कहता है कि तुम सब लोग बाजार के हालात जानते हो, बाजार का दिफा हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। डाकू रोज काफिलों पर हमले कर रहे होते हैं, इस वजह से बाजार बिल्कुल वीरान हो गया है, इसलिए हमें अब बाजार को बेचना चाहिए। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग इस फैसले की मुखालफत करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग इस फैसले के हक में होते हैं। उसके बाद आर्तुक कहता है कि ये बाजार हमने खून देकर हासिल किया है, इसे हम कैसे बेच सकते हैं। वहाँ पर काफी लोग इस बात से इत्तफाक करने लगते हैं। उसके बाद हलीमा कहती है कि बाजार को बेचने का मतलब है कि हमने अरतरुल साहब के मकसद से मुंह फेर लिया है। दुनदार कहता है कि ये फैसला मैं कबीले के लिए कर रहा हूँ, अगर मेरा भाई जिंदा होता वो भी यही फैसला करता। उसके बाद काफी लोग उस फैसले से इत्तफाक करते हैं। बाकी लोगों के बाद दुनदार के इस फैसले को होयमा खातून भी दुरुस्त करार देती है। उसके बाद दुनदार मजीद कहता है कि इस बाजार को बेचने के बाद हम यहाँ से वापस अपने भाइयों के पास चले जाएंगे। इस फैसले को सुनकर होयमा खातून समेत सारे लोग चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये हमारा वतन है, हम ऐसे कैसे इसे छोड़ सकते हैं। दुनदार के इस फैसले को सुनकर हलीमा खातून भी दंग रह जाती है। दूसरी तरफ सिमको अपने आदमियों के साथ अरतरुल को ढूंढ लेता है। उन लोगों का आमना सामना हो जाता है। अरतरुल अपने तमाम लोगों को पीछे कर देता है। उसके बाद सिमको अरतरुल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम बच पाओगे मुझसे? अपने हथियार फेंक दो, तुम मेरे सबसे कीमती गुलाम। अरतरुल कहता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं। उसके बाद सिमको अपने आदमियों को कहता है कि पकड़ लो इन सबको। उसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ काई कबीले में अभी तक जिरगे में बहस जारी था। आर्तुक साहब किसी कीमत पर भी दुनदार के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं होते। अरतरुल और सिमको के आदमियों में लड़ाई जारी थी। इतने में वहां पर डाकू मुहालिस के लोग भी पहुंच जाते हैं और वो भी वहां पर लड़ने लगते हैं। उसके बाद मुहालिस और सिमको के आदमी अरतरुल और उन गुलामों को छोड़कर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं और अरतरुल उस बीच में से खुद को निकाल कर भागने की कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद सिमको कहता है कि अरतरुल भाग गया है, चलो पकड़ो उसे। मारिया तैयार हो रही होती है और आरिस को देखकर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके दिए हुए तोहफों में से कौन सा तोहफा पहनूं। इतने में आरिस उसे पकड़ लेता है। उसके बाद सिमको से कहता है कि चुपचाप बता दो कि सिमको कौन है और तुम्हें यहाँ पर क्यों छोड़कर गया।
मारिया कहती कि मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद आरिस उसका गला दबाने लगता है और उसके बाद मारिया उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी पूरी कहानी तुम्हें बताती हूँ।